नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। अमित सिन्हा बोले तैयारी पूरी। 12 जनवरी को सशक्त उत्तराखंड में प्रवासियों की भूमिका थीम पर होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी सचिवों से एक सप्ताह में सम्मेलन की कार्ययोजना तय करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयोग ने सीमा बढ़ाई। अब प्रधान पद प्रत्याशी 75,000 कर सकेंगे खर्च। हवाई सेवाओं का नेटवर्क हुआ मजबूत। 8 हेलीपोर्ट बनकर तैयार। 5 स्थानों पर चल रहा है काम। हेलीपैड के जरिए हवाई यातायात का बनाया गया मजबूत। ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में छापा। फूड लाइसेंस पर बना रहे थे प्रतिबंधित दवा। जखीरे के साथ 3 गिरफ्तार। बदलेगा मौसम। अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। कोटद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां बाबा सिद्ध बली का 3 दिवसीय धार्मिक वार्षिक अनुष्ठान विधि विधान से के साथ शुरू हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में शामिल होने लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से कोटद्वार पहुंचते हैं। बाबा सिद्ध बली का 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान इस साल अपने 25वें वर्ष में पहुंच गया है और इन 25 वर्षों में मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए उद्योगपति अनिल कंसल अपनी ओर से निःशुल्क भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं। देखो 2002 में हमने ये शुरू किया था। उस समय हमने कहा था कि मका हनुमान जयंती मनाते हैं हम यहाँ। फिर हमने यहाँ पर जो है सिद्ध बली बाबा का मेला शुरू किया था। उस समय कुछ भी नहीं था 2002 में। आज 25 साल में मंदिर ने जो है भव्य रूप ले लिया है और 3 दिन का जो मेला है ये, इसमें लाखों आदमी आते हैं और वे आदमी आते हैं जिनकी जो है कि जो भी मांगता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। इसीलिए आदमी यहाँ पर मतलब श्रद्धालु लोग आते हैं ज्यादा। 3 दिन तक यज्ञ चलता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसडीसी फाउंडेशन ने उत्तराखंड स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड के कई शहरी निकाय सबसे निचले और सबसे गंदे पायदान पर पाए गए हैं। फाउंडेशन की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का विश्लेषण करते हुए 34 पन्नों की रिपोर्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी की गई। फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल का कहना है कि रिपोर्ट एक और जहां राज्य में सफाई व्यवस्था में बढ़ती गई व्यापक लापरवाही को सामने लाती है, वहीं दूसरी ओर मौजूद स्थिति में बड़े सुधार लाने के लिए 10 सुझाव भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल की यह रिपोर्ट बताती है कि सर्वेक्षण में देहरादून एकमात्र शहर है जो देश के 100 सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहरों में दर्ज हुआ है और शहर को 68वां स्थान मिला है, लेकिन बाकी 7 शहरों का प्रदर्शन औसत से खराब रहा है। इसमें रुद्रपुर को सूची में उत्तराखंड में सबसे पीछे 417वां स्थान प्राप्त हुआ है। का जो सालाना इम्तिहान वर्ष हमारे देश में होता है, ये 2023 के परिणाम है। तो इसमें देश के 4,416 शहरों ने प्रतिभाग किया। उसमें उत्तराखंड राज्य के 88 शहर या शहरी निकाय थे। तो उत्तराखंड के जो पूरा लचर प्रदर्शन रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में, उसको लेकर के ये पूरी डेटा बेस्ड रिपोर्ट है। और ये जो लचर प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, निराशाजनक चिंतनीय प्रदर्शन की, ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कर रहे हैं। विशेष तौर पर उत्तराखंड राज्य के जो 1 लाख से कम आबादी वाले जो 80 शहर जो कि उत्तर भारत में जिन्होंने प्रतिभाग किया, उन 80 शहरों में से 80% यानी 64 शहर जो हैं, जब हम जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, 4 हिस्सों की बात करते हैं, तो आखिरी चौथे सबसे गंदे हिस्से में रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के जो कई ऐसे शहर हैं जो कि अलग अलग श्रेणियों में पूरे उत्तर भारत में आखिरी स्थान पर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने सरकार की टेंशन अपने विरोध प्रदर्शन से बढ़ा दी है। कांग्रेसियों ने पहले बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में सचिवालय का घेराव किया।
इसके बाद अब सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हुए इस घेराव में जमकर बवाल देखने को मिला। कांग्रेसियों का आरोप है कि मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, सरकार का ध्यान जनहित से जुड़े मुद्दों पर नहीं है। प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि आने वाले चुनाव में सियासी लाभ लेने और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेसी इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि धरातल पर सरकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आयुष्मान योजना से हर व्यक्ति तक इलाज मुहैया कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति चिंतनीय है। हाल ही में आई स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ग्रामीण सीएचसी में लगभग 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ों में 80,000 की आबादी पर एक सीएचसी होनी चाहिए। इस लिहाज से देखें तो पहाड़ में 44 सीएचसी की कमी है। सवाल ये है कि आखिर कब राज्य की बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार सुधार करेगी। रिपोर्ट देखिए हमारी। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में कांग्रेस ने ठंड के मौसम में सियासी पारे को गरमा दिया है। कांग्रेसियों ने पहले नशा नहीं रोजगार दो के तहत सचिवालय का कूच किया। इसके बाद अब राज्य की बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने और जिताने पर है, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे नाराज होकर विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। वहीं भाजपा का तर्क है कि मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई सरोकार नहीं है। कई बार मंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, लेकिन मंत्री के पास समय नहीं है। हालत यह है, मंत्री मस्त है, विभाग चौपट है। ये स्थिति प्रदेश के अंदर है। और अगर मंत्री को विधायक से मिलने का समय नहीं है तो फिर किससे मिलोगे वे मंत्री जी आप? तो ये मंत्री की हालत है, स्थिति है। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इसके खिलाफ संघर्ष है। और मैंने कल कहा था कि मैं एक सांकेतिक धरने पर मंत्री के आवास पर बैठूंगा। अब संघर्ष की ये पहली शुरुआत है। नहीं, देखिए, चिंतित नहीं है और विपक्ष का अपना काम है, उनकी ड्यूटी है कि अगर मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो लोग उनको भूल जाएंगे। इसी क्रम में जबकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो इतने सरल स्वभाव के हैं, जनता से भी मिलना है, लोगों से भी मिलना है और आम चिंता भी करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम उत्तराखंड की सुचारू करें। बाकी राजनीति करनी है तो राजनीति विपक्ष का काम तो है ही। आपने देखा नहीं, सदन में बात नहीं करेंगे, राहुल गांधी वहाँ जाएंगे। अरे भाई, आप सत्र चल रहा है, सत्र में नेता विपक्ष है, वहाँ नहीं बात करेंगे। तो ये इसी तरह उत्तराखंड में सदन जब चल रहा होता है तो ये वॉकआउट करेंगे, सदन में जनता की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, जबकि ये जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन सड़कों पर लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को आह्वास करने के लिए ये नाटकबाजी करते हैं। ये उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है और उसको अपने समस्त उत्तराखंड में जो जन समस्याएं हैं उन पे वो रूबरू हैं, उनके लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन विडम्बना है कि कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी जब सरकार में आती है तो अपना काम करती नहीं, और जब जो सरकार में न रहकर बाहर विपक्ष में होती है वो एक नौटंकी के रूप में धरना प्रदर्शन करती है तथा उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दों को भी छीनने की कोशिश करती है और अपना वोट बटोरने की कोशिश में काम करती है। पर धरातल में इन दोनों पार्टियों की मंशा कोई भी काम करने की नहीं है। इसके लिए एकमात्र क्षेत्रीय दल जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो काम करती है और देखा गया है कि इनकी आवाज़ दबाने के लिए जो वर्तमान सरकार है और जो विपक्षी दल भी है बहुत इनकी आवाज़ दबाने की बहुत कोशिश करती है। आपको बता दें कि पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है। कई बार अधिकारियों और मंत्रियों के निरीक्षण में इसकी पोल खुल चुकी है। वहीं हाल ही में आई स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण सीएचसी में 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। पहाड़ों में 80,000 की आबादी पर एक सीएचसी होना चाहिए।
इस लिहाज में देखें तो पहाड़ में 44 CHC की कमी है। हालांकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि भाजपा के शासनकाल में स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। बावजूद इसके विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करनी है। सिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो विधायक होने के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर उनके मिलने का टाइम तक अगर मंत्री नहीं दे रहा तो इससे अफसोसजनक बात क्या है। और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चारधाम यात्रा में सब कुछ दिखाई दे दिया। जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, कार्डियक अटैक से, उस समय मंत्री जी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्कूलों में बच्चे हैं, टीचर नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में बोलते हैं आपके शौचालय होने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, सीसी कैमरे होने चाहिए, लेकिन अपने सरकारी अस्पताल स्कूलों में कोई व्यवस्था उनकी नहीं है। और उनका अगर निर्देश होगा प्रीतम सिंह जी का तो एक बड़ा आंदोलन भी हम सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ करेंगे। आपस में सरकार के मंत्रियों का भी कोई सामंजस्य नहीं है, आपने आने वाले समय में देखा, ना मंत्रियों का अपने विभागीय अधिकारियों के संग कोई सामंजस्य है। तो ये पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। उसी चिंता को व्यक्त करने के लिए वजह लगती है। देखिए, ऐसा है, अंदर की गुटबाजी है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक गुट जो है वो लाइमलाइट में आना चाहता है। और अभी नगर निकाय के चुनाव हैं तो उनको लगता है कि हम इस तरीके के जो हैं हल्ला करेंगे तो हम पिक्चर में आएंगे या हमको टीआरपी मिलेगी, क्योंकि सारी टीआरपी हरीश दादा खा जाते हैं इनकी। अब उन तक की इनकी बराबरी होती नहीं, ना उनका ये कहना मानते हैं। उन्हीं पे इल्ज़ाम भी कई बार लगाते हुए हमें मिले हैं। तो इस प्रकार के लोग जो अपने लीडरशिप पे भरोसा नहीं करते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं करते, अपने साथ के लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं, उन पर जनता कैसे भरोसा करेगी। तो ये सिर्फ इनके जो हैं वो आडंबर हैं, ढोंग है। और लगातार आप अभी देखेगी और बौखलाहट के जो हैं इनके और नमूने मिलेंगे। और हम सब तो इनकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है किसी के साथ भी व्यवहार करने का। जनप्रतिनिधियों को तो व्यवहार कुशल होना चाहिए। कुल मिलाकर निकाय चुनाव से पहले विपक्ष ने एक के बाद एक तमाम जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों से इनकार करते हुए बेहतर स्वास्थ्य का दावा कर रहा है। हालांकि जमीन हकीकत सरकार के दावे से विपरीत है। इस बात का खुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में भी हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई, लेकिन भाजपा सरकार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मंगलौर नगर पालिका से भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अनीस गौड़ को नगर पालिका मंगलौर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रभारी बनाए जाने के बाद मंगलौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनीस गौड़ का स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जमीर हसन अंसारी ने कहा कि भाजपा पार्टी दिन रात जनता की सेवा में जुटी हुई है। नगर निकाय चुनाव की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने निकाय चुनाव का प्रभारी बनाकर निकाय की तैयारियों में जुट गई है। मंगलौर विधानसभा की बात है। जैसा आपने कहा कि हाजी और खाजी, पिछले आपने चुनाव में देखा होगा, उपचुनाव में, कि वो जो मिथक था उस मिथक को यहाँ की जनता ने तोड़ने का काम किया। कुछ कमियां रही हैं, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। जो कमियां रही हैं इस बार निकाय चुनाव में वो कमियां नहीं रहेगी। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ी मेहनत के साथ काम करता है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन 365 दिन, साल के 365 दिन 24 घंटे तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के बीच में रहती है। लेकिन क्योंकि अब निकाय चुनाव होने हैं, उसी के मद्देनजर पार्टी ने सबसे पहले अपनी निकायों में प्रभारी तय कर दिए हैं। और हमारे भाई अनीस गौड़ जी जो प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चे में महामंत्री भी हैं। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां वन आरक्षी भर्ती में चयनित हुए छात्र के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रतीक्षा सूची में चयनित 162 वन आरक्षी को अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दी गई है।
जिसको लेकर चयनित छात्रों में आक्रोश है। वन आरक्षी प्रतीक सूची का अंतिम चयन परिणाम यूकेपीएससी द्वारा निकाला गया, परंतु अंतिम चयन परिणाम आने के पश्चात भी चयनित अभ्यर्थियों को 5 माह के बाद भी कोई नियुक्ति नहीं दी गई। इस कारण सभी चयनित अभ्यर्थी परेशान और हताश हैं और वन मुख्यालय में धरना देने के लिए मजबूर हुए। उनकी मांग है कि वन आरक्षी प्रतीक सूची में चयनित अभ्यर्थी को तत्काल नियुक्ति दी जाए। सर देखो, ये वन आरक्षी परीक्षा 21 अक्टूबर 2022 को इसकी विज्ञप्ति निकली हुई थी और जो इसका लिखित परीक्षा हुई थी 9 अप्रैल 2023 को यूपीएससी के द्वारा कराई गई थी और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था 15 जनवरी 2024 को आया था और इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत करा दिया गया था कि जो ये रिजल्ट निकालने फाइनल रिजल्ट, उसके साथ ही प्रतीक्षा सूची की शारीरिक दक्षता के लिए भी आपको हम निर्गत करा दे रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची वालों का भी शारीरिक दक्षता होनी है करके। इसी सिलसिले पर हमारा 10 और 11 मार्च 2024 को प्रतीक्षा सूची वालों का शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है और उसमें चयनित अभ्यर्थी का जो अभिलेख सत्यापन होता है वो 23 अप्रैल 2024 को लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर विकास नगर से बता रहे हैं, जहां शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका भंडाफोड़ ड्रग्स विभाग और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम की छापामार कार्रवाई के दौरान हुआ है। बता दें कि पूर्व में भी ड्रग्स विभाग और नारकोटिक्स की टीम नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़े नशा तस्करों के साथ ही नकली दवा बनाने वालों को भी गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज। एक ऐसी शिकायत पर देर शाम को ड्रग्स विभाग, नारकोटिक्स और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर विकास नगर के लांघा रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री पर छापा मारा। ग्रीन हर्बल के नाम से संचालित की जा रही इस फैक्ट्री पर अचानक हुई छापामार कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया, जिसके चलते घंटों पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद मौके पर पहुंची टीम ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं और सिरप बरामद किए। साथ ही मौके से दवा बनाने में प्रयुक्त होने वाला केमिकल और सॉल्ट भी बरामद किया गया है। नहीं बना रहे आगे तो वो आएगी, ये वाली बना ली। ANTF देहरादून वो सहसपुर पुलिस द्वारा एक लांगा रोड स्थित एक फैक्ट्री जो कि हर्बल दवाइयाँ बनाने के काम के लिए लाइसेंस प्राप्त थी, लेकिन उनके द्वारा कुछ नशीली दवाइयाँ जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं उनको बनाया जा रहा था। हमारी संयुक्त टीम द्वारा कल 1921 कैप्सूल्स व टैबलेट्स जो कि टर्माडोल और ब्यूप्रोनोफिन के हैं वो बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ सिरप्स की बोतलें, जिसमें 192 सिरप की बोतलें जो कि रैपर लगी थी, इसके अतिरिक्त 400 विदाउट रैपर की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां विकास नगर के सिनेमा घर में पहली जौनसारी बावरी फीचर फिल्म दर्शकों के लिए प्रदर्शित हो गई है, जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि यह पहला मौका है जब देहरादून जिले के जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर की पृष्ठभूमि और बोली भाषा में बनी हुई कोई फीचर फिल्म दर्शकों के सामने आई। इस फिल्म में गांवों से हो रहे पलायन के दर्द और एकल परिवार की कहानी के साथ यहाँ की लोक संस्कृति के साथ ही जजोड़ प्रथा का बड़े ही बेहतरीन ढंग से फिल्मांकन किया गया है। जौनसार बावर की लोक परंपराओं को उजागर करती इस फीचर के प्रदर्शन के पहले दिन सिनेमा घर के सारे शो हाउसफुल रहे। मेरे गांव की बाट हमारे जौनसार बावर की सबसे पहली फीचर फिल्म है और ये बेसिकली एक सर मेरे गांव की बाट हमारे जौनसार बावर की सबसे पहली फीचर फिल्म है और
ये बेसिकली एक तो फैमिली ड्रामा है। फैमिली में क्या क्या चीज़ें होती है, हमारे जो पहाड़ में क्या होता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है और नफरत भी हो जाती है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं। ये पत्रकार बंधु, मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर 100-200 साल का जो अधूरा सपना था, अगर बॉलीवुड में जाने का पूरा हुआ है तो उस रास्ते को इसी रास्ते से जाना चाहिए था जिसका नाम गांव की बात है। उसने उसी तरह का अपना परिचय भी दिया है। जो है उत्तराखंड का एक छोटा सा अंचल है और 3 मेजर पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड में। 2 बहुत बड़े हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, और एक छोटा सा इलाका है जौनसार बावर। और एक विशिष्ट संस्कृति यहाँ की मानी जाती है, ट्राइब्स भी इसका दर्जा मिला हुआ है। और सच ये है कि कई ऐसी परंपराएं यहाँ हैं जो बहुत विशिष्ट मानी जाती है भारत के हिसाब से। मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक्चुअली जो ये मेरे गांव की बाट मूवी है, इसमें हमारे जौनसार बाबर की संस्कृति को दर्शाया गया है। और जैसे लोग आजकल पलायन कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो वो लोग अपने रीति रिवाजों को और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। खबर हल्द्वानी से बता रहे, जहां पिछले महीने दर्दनाक बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने प्रवर्तन की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। 1 महीने में परिवहन विभाग द्वारा हजारों गाड़ियों के चालान किए गए हैं और सैकड़ों गाड़ियां सीज की गई हैं। आरटीओ प्रवर्तन गुरुदेव सिंह ने बताया कि रामनगर और हल्द्वानी क्षेत्र में 4 टीमें लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं, जिनमें बस, ट्रक, पिकअप, मैक्स, टैक्सी सभी गाड़ियों के दस्तावेज और फिटनेस चेक की जा रही है। और जो गाड़ियां दस्तावेज पूरे नहीं कर रही हैं उन्हें सीज किया जा रहा है और जिन कमियों को पूरा किया जा रहा है। उसके बाद परमिट भी होगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट बाइक उसकी नंबर प्लेट पीली होगी, उसकी नंबर ट्रांसपोर्ट वाला है उसकी पीली होगी, जिसमें 2 सवारी बैठ सकती, 2 सवारी बाइक में जाएगी। और जो अच्छा दोनों की पीली होगी। परमिट अलग अलग होता है और कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे टैक्सी बाइक है, बाइक टैक्सी है तो उसमें ड्राइवर होगा। अच्छा, एक है आपको किराए पे दे देंगे, वो अपने आप हेलमेट आपके पास होगा, आपके पास लाइसेंस होगा, आप गाड़ी चला के शाम को। इंडिविजुअल जो टैक्सी बाइक जो है उसमें ड्राइवर मिलेगा, वो देगा। हाँ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां ब्राह्मण समाज उत्थान समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में सुभाष जोशी ब्राह्मण समाज के उत्थान परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि 10 दिसंबर को रेंजर ग्राउंड से आक्रोश मार्च का प्रारंभ होगा, जिसका समापन डीएम कार्यालय तक होगा। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन घटनाओं ने भारतीय हिंदू समाज को झकझोर करके रख दिया है। वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। बांग्लादेश में हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे भारत में आक्रोश की लहर दौड़ रही है। देखिए, हमारा तो निवेदन है, भीड़ का तो आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह है कि जिस तरह का आयोजन है और जो भूमिका है, जो विषय है, उसके लिए तो मेरे को लगता है कि संख्या क्या असंख्य लोग आने चाहिए और आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस 10 दिसंबर 10:30 बजे रेंजर ग्राउंड से ये आक्रोश मार्च प्रारंभ होगा, जो घंटाघर पलटा बाजार होते हुए, 56 भोग के आगे से होते हुए और मतलब प्रिंस होटल से होते हुए और पुनः डीएम कार्यालय के पास में इसका विश्राम हो जाएगा। तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है। देखिए, ये आक्रोश तो जैसे आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश मैं जो पढ़ता हूँ सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलके रह रहे थे और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था, यहाँ ये बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का, जूतों का बहुत भारी काम वहाँ से होता था और पूरे विश्व में वहाँ से मान जाता था। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।